जी अस्सलाम वालेकुम। पावर पॉइंट को हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट हमारी ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने व्यूअर ने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा वो अच्छे तरीके से उनको देख लें और फिर जो है ना वो आप लोग इजीली तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पावर पॉइंट के लेक्चर को। प्रीवियस मैं इधर इंसर्ट करवा लेता हूँ। अच्छा, हमने ऑप्शन यूज़ कर ली है फ़ोटो एल्बम तक। अब हम शेप पे चलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने व्यूअर ने शेप्स का इस्तेमाल वर्ड एक्सेल में समझा था, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं जस्ट इसका आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हुए नेक्स्ट चलूँगा। तो पहला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। कहीं पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हो आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इंसर्ट पे जब जाएंगे तो हमारे पास लाइन है, फिर लाइन एरो है, फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ओवल है, राउंडेड है, ट्राइएंगल है, कनेक्टर है, एरो, डाउन एरो, इस तरह फ्री हैंड है। फ्री हैंड की मदद से आप जिस तरह की भी मतलब ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे उसी तरह जो है ना वो इजीली, ये देखिए कि आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह भी आपने फ्री हैंड की मदद से शेप बनाई है वो सिंपली उसी तरह से क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टोटली शेप जो हैं वो गौर कीजिए कि वो सेम टू सेम वही है जो आपने MS वर्ड और एक्सेल में देखा था। तो अगर तो आपको उधर समझ आई थी तो मुझे उम्मीद है आपको इधर भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें आपके जो काम वाली शेप्स होंगी उनमें लास्ट वाली शेप है, ठीक है, जैसा कि फ्लो चार्ट, और ये जो ये वाली शेप है, ये असल में जब आप लोग कोई भी टाइटल दे रहे होते हैं ना तो टाइटल देने के लिए ये आप लोगों की शेप्स इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे आप लोग टाइटल दे सकते हैं, तो हर शेप को लाजमी मतलब यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट है, इसमें आपने देखा होगा कि लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो मैं MS वर्ड और एक्सेल में पिछले लेक्चर जितने भी करवाए हैं उनमें समझा चुका हूँ। जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करवाते हुए आगे चलता हूँ कि लिस्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेजिटेबल लिस्ट, फ्रूट लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, टीचर लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, बुक्स लिस्ट, मार्क लिस्ट, इस तरह किसी भी आप ऑब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस में एक ऐसा अमल आप कर सकते हैं कि 1 बाय 1 यानी एक के बाद दूसरा अमल, जिस तरह आप मीन के स्टडी कर रहे हो और आपने MSc अपनी कंप्लीट करनी हो तो भाई सबसे पहले प्रोसेस ये है कि आपको प्राइमरी पास करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मिडल होगा, फिर उसके बाद मैट्रिक होगा, फिर इंटर होगा, फिर ग्रेजुएशन होगी, फिर आपकी जाके मास्टर डिग्री होगी और ये प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी अदारे में मुलाजमत करने लगे हैं तो वहाँ पे पहला काम क्या होगा, पहला तरीकाकार क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होती है, फिर उसके अलावा फाइनल आपकी सिलेक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आप लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उसके बाद आप मतलब एक प्रोसेस के तहत आपकी लास्ट पे रिटायरमेंट होगी। समझ आ रही है? तो इसी तरह एक साइकिल है। साइकिल को भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह हमारे पास एक साइकिल होता है और उसके 2 पैडल होते हैं और जब तक हम उन दोनों को नहीं घुमाते हमारी साइकिल जो है वो नहीं चलती। तो यहाँ पे जो साइकिल है उससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर हमने स्टडी से रिलेटेड ले लेते हैं, हम घर से आए हैं स्टडी करने, कंप्यूटर कॉलेज में आए हैं, वहाँ पे आके हमने लेक्चर लिया, ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की और दोबारा वापस घर चले गए और ये हमारा एक साइकिल जो है वो मुकम्मल हो गया। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान आर्मी में मिसाल के तौर पर आपने मुलाजमत करने लगे हैं तो आपने ज्वाइनिंग की आर्मी में, वहाँ पे आपने सारे टेस्ट दिए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की, आपको ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेड मिला, ट्रेड मिलने के बाद आपने मुख्तलिफ ट्रेड हासिल करने के बाद आपने
अपनी जॉब जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया और रिटायरमेंट हो के दोबारा वापस घर आ गए। तो ये एक साइकिल जो है वो मुकम्मल हो गया। हिरार्की किस चीज़ में होता है? हिरार्की में आता है सबसे पहले मेन सरबराह का नाम, उसके बाद मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर, और उसके बाद दर्जा चहार में जो आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप समझें तो बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, इस तरह। और दर्जा चहार में जो उधर मतलब पीएन और गार्ड वगैरह जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये हिरार्की में ये आता है कि सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद उससे छोटा होता चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। समझ आ रही है? तो मेन सरबराह का नाम आपने इधर लिखना है। उसके बाद रिलेशनशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप का लफ्जी मतलब जो है उसका मतलब है तल्लुक। यानी रिलेशनशिप में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का तल्लुक पेरेंट से, बच्चों का स्कूल से, बच्चों का किससे कर सकते हैं? टीचर से। समझ आ रही है? इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय जो है अपना रिलेशनशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने अदारे से दे सकता है। समझ आ रही है? और रिलेशनशिप भाई क्या हो सकता है? रिलेशनशिप में अगर आपकी एक कंपनी है तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, सेंटर में कंपनी का नेम आएगा और साइडों पे वो जो चीज़ें प्रोडक्ट बना रही है वो आएंगी। समझ आ रही है? यानी कि कंपनी का नेम आएगा और उसके साथ जो भी वो आपको फैसिलिटी मुहैया कर रही है वो सारे उसके नेम आएंगे। ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स जो है ये भी तकरीबन रिलेशनशिप से मिलता जुलता है। इसमें आपने करना क्या है कि मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है उसमें बेसिक मैट्रिक्स है, टाइटल मैट्रिक्स है और ग्रिड मैट्रिक्स। बेसिकली ये रिलेशनशिप के तौर पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सेंटर में कंपनी का नाम आएगा, जैसे हम कहते हैं जी बाटा सर्विस कंपनी, हील्स, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा जी सैंडल, चप्पर और स्कूल शूज़ वगैरह लगा लें। यानी बाटा सर्विस कंपनी जो है फलां फलां चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम पायरामिड पे आ जाएं तो पायरामिड में आपको मैंने समझाया था कि अगर आप बेसिक पायरामिड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाले पॉइंट में आपकी जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एम्प्लॉय का डेटा ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा, लास्ट पे उससे कम। और अगर इन्वर्टेड कर रहे हैं तो लास्ट वाले पे ज़्यादा होगा, सेंटर वाले से उससे कम, और लास्ट वाले पे उससे छोटा होगा। इसी तरह ये दो जो सेगमेंटेड है और पायरामिड लिस्ट है, इसको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और अगली ऑप्शन की तरफ, जिसमें हमारा है चार्ट। चार्ट में आप लोगों ने देखना है कि चार्ट का काम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चार्ट में आप लोगों ने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम की, इस पे आपने क्लिक किया और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप एट अ टाइम में आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि दो सॉफ्टवेयर पे, दो टूल पे आप काम कर रहे होते हैं। एक साइड पे आपका पावर पॉइंट ओपन हुआ होगा और दूसरी साइड पे आपका एक्सेल होगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखते जाएं जितने भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इस्लामियात एंड सो ऑन, टेबल बनाते जाएं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? उनके नंबर लिखेंगे। जब हम नंबर लिखते जाएंगे तो जो स्टूडेंट व्यूअर वर्ड एक्सेल के लेक्चर सुन चुके हैं उनको पता होगा कि भाई ये वाली लाइन जो है ये फलां स्टूडेंट को ज़ाहिर कर रही है, ये फलां को। और इस तरह मैंने आपको बताया है कि भाई जो हमारी कैटेगरी है इसमें आपने डिफरेंट स्टूडेंट के नाम लिख लेने हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, इसमें आप लोग और कीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अहमद, मोहसिन, तलहा, सुहेल, शजील, दरियाफत, ये मैंने नाम लिखे हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है भाई फिजिक्स लिख दिया और उसके बाद केमिस्ट्री लिख दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया बायो। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए कि वही तरतीब नीचे आ गई है। समझ आ रही है? तो
इसी तरह जब आप फिज़िक्स के नंबर ऐड कर देंगे, केमिस्ट्री के ऐड कर देंगे, तो आपका जो एक चार्ट है वो इजीली क्रिएट होता जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारे पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या यूजेस है, हम इस ऑप्शन पर आते हैं। इसके लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे आके हाइपरलिंक पे आते हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि भाई आप जिस सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हो, टूल पे काम कर रहे हो, तो हाइपरलिंक का ये यूज़ होता है कि भाई आप दूसरे टूल्स को, सॉफ्टवेयर की फाइल्स को इधर आप लिंक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इधर से कोरल ड्रा की फाइल पर क्लिक किया और आपको बताया था कि भाई फाइल की पहचान याद रखनी है कि लास्ट पे अगर CDR हो, लास्ट पे अगर CDR हो तो ये किसकी फाइल की पहचान होगी, कोरल ड्रा की। तो अगर हम हाइपरलिंक पे जाके अलग करते हैं डेटाबेस को, तो .ACCDB जो होती है वो एक्सेस डेटाबेस की जो है वो पहचान होती है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं भाई DOC यानी डॉग एक्स, तो ये MS वर्ड की पहचान है, यानी लिंक करवा सकते हैं हम इजीली। तो देखिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अब उन्होंने बताया कि भाई C वाली लोकेशन है, यूज़र के नेम से ये कंप्यूटर का नेम है और डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल पड़ी हुई है इस नाम से। समझ आ रही है? तो साथ उन्होंने पूरा एड्रेस भी बताया होगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम एक अलग से स्लाइड लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब भी आप लोगों ने कोई टाइटल देना हो या जहाँ पे आप लोगों को कोई तहरीर लिखनी पड़ जाए, एडजस्टमेंट आप लोग इजीली टेक्स्ट बॉक्स से आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप लोगों को लिखनी पड़ जाए कोई तहरीर, वहाँ पे ना लिखी जा रही हो, तो आप लोगों ने इंसर्ट पे जाके तो फर्स्ट वाली ऑप्शन पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आप लोग इस टेक्स्ट बॉक्स पर आ जाए, दोनों काम सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो मोस्टली मैंने आपको MS वर्ड और एक्सेल में भी बताया था कि भाई जब आप एक दफ़ा हेडिंग दे देते हैं, तो अगर आप 100 पेजेस पे काम करना चाहते हैं तो वो 100 पेजेस यानी 100 पेज पे आपकी वही सेम हेडिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर आप फुटर में एक दफ़ा कोई भी तहरीर नोट कर देंगे, तो जो आप एक दफ़ा फुटर में नोट कर देंगे सिंपली वही जो है वो आप लोगों की 100 पेज तक आ जाएगी। तो जैसे मैं वन टाइम इधर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी सी चेंजिंग इसमें समझाता हूँ, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि उन्होंने हमारे पास जो पहली जो चेक बॉक्स दिया हुआ है वो है डेट एंड टाइम, यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि डेट एंड टाइम अगर आज कितनी तारीख है भाई, 10 अक्टूबर 5 तारीख है, ठीक है, और 2022 है। और इसको क्या कर देते हैं भाई, अप्लाई कर देते हैं। तो मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखें कि कहीं पे आपको कोई चेंजिंग नज़र आ रही है? नहीं, सिर्फ फुटर में आई है, फुटर में आई है भाई चेंजिंग, देखें हेडर में नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब आप लोग देखें कि आपकी जो पेज का फुटर है यानी नीचे वाला हिस्सा है, आप जिस पेज पर भी जाएंगे उस पेज पर आप लोग देखें कि आप लोगों को बार बार डेट नहीं लगानी पड़ी। समझ आ गई बात? अब हम इसी तरह चलते हैं हेडर की जानब। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से डीसेलेक्ट करते हैं और डीसेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर पे और फुटर पे आके तो दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा जी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, हमने लिख दिया सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिख दिया। और उसके बाद सिंपली मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो अब देखें कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा था डेट, और अब
वो ख़त्म हो गए तो आप लोगों का जो टेक्सचुअल टाइप में डेटा है वो सेंटर में शो हो गया। समझ आ गई बात? तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। दोबारा हेडर की ऑप्शन पे चलते हैं और हेडर की ऑप्शन पर जाने के बाद नोट्स एंड हैंडआउट्स पर क्लिक करता हूं मैं, और उसके बाद हेडर की ऑप्शन पर क्लिक करके हेडर की ऑप्शन पर मैं लिख देता हूं वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज। और उसके बाद फूटर में मैं लिख देता हूं कंपाइल्ड बाई तफसीर हुसैन, कंपाइल्ड बाई तफसीर हुसैन मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की जानब। यहाँ पे हमें कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आई। तो अब दोबारा हम चेक करते हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो दोबारा हम हेडर फुटर की ऑप्शन पर चलते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि भाई कहाँ पे मसला आ रहा है। तो इसमें इस स्लाइड नंबर को हम यहाँ से डीसेलेक्ट कर देते हैं और इस ऑप्शन को हम यहाँ से अब हमने चेक कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो अभी भी चेंजिंग नहीं है इधर। ठीक है, दोबारा हेडर फुटर की ऑप्शन पर जाते हैं और अब इस ऑप्शन पे जाके तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई टू ऑल। पेज में कोई इशू आ रहा है, तो जिस तरह आपने देखा था कि फुटर में चेंजिंग हुई थी, तो इसी तरह आप लोग हेडर को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने फुटर को चेंज किया था, सिंपली उसी तरह हेडर किया। ठीक है, तो वर्ड आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टेक्स्ट है और इसको हम कोई भी इजीली स्टाइल दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ये दे दिया। तो अब ये देखें कि वो नेम जो है उसको अगर हम यहाँ पे स्किप भी कर दें तो आप लोग देखें कि ये हमारा जो टाइटल होगा वो एज अ स्टाइलिश के तौर पे आ जाएगा, और इसकी आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसमें टेक्सचर भी दे सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अगर हम ये वाली डेट एंड टाइम लगाते हैं तो जो आपके पेजेस का लास्ट वाला हिस्सा होगा उसमें आपका डे भी आएगा, डेट भी आएगी, और साथ ईयर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये वाली ऑप्शन कर सकते हैं। डेट में यानी आप देखें कि यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, वो डेट भी बता रहा है, कुछ भी आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड नंबर पे चलते हैं। स्लाइड नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्लाइड नंबर दिया हुआ है और फुटर की ऑप्शन दी हुई है, और वो स्लाइड बाय स्लाइड नंबर जो है वो इजीली चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अहम ऑप्शन की तरफ, जो है हमारे पास मूवी की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे आके तो कोई जो है वो मूवी इजीली लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मूवी वाली ऑप्शन पर क्लिक करके तो हम फर्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमारे पास वीडियो कोई पड़ी हुई है वहाँ से इजीली हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमारे पास कोई मूवी है उसको ले लेते हैं। मीन्स कि हमने ये मूवी ले ली और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये आपकी मूवी जो है अब आपकी स्लाइड के साथ इजीली चलेगी। अब आपने इसको करना क्या है कि इसको आप इजीली यहाँ पे ड्रा करें, और ड्रा करने के बाद आपने जब ये स्लाइड जो है वो चलाएंगे तो आपकी वीडियो भी चलेगी। अब हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम देखते हैं, गौर कीजिए कि जो आपकी वीडियो है वो भी चल रही है और जो आपका ऊपर टेक्सचुअल डेटा है वो भी नज़र आ रहा होगा।
यानी इसमें आप कर क्या सकते हैं कि अपनी वीडियो अलग से बना के तो वीडियो भी ऐड करवा सकते हैं, और वीडियो ऐड करवाने के साथ साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन थी इंसर्ट में साउंड की। साउंड जो है वो उसका लफ्ज़ी मतलब आवाज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप साउंड की जगह आप कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। मसलन मैंने ये जितनी भी तहरीर लिखी, मैंने इसको क्या किया, इसकी सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने इसकी सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, और आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद मैं साउंड की ऑप्शन पे आके तो यहाँ से साउंड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद म्यूज़िक की फ़ाइल पे आके मिसाल के तौर पर आप समझें कि भाई ये हमारा वो म्यूज़िक है। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, उस म्यूज़िक पर आप लोगों ने राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है, या 2 दफ़ा लेफ़्ट क्लिक कर लें, और वो म्यूज़िक जो है वो आपका एक इस तरह की ऑप्शन में म्यूज़िक के सिंबल्स में शो हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है कि स्मॉल कर दें, और आप राइट क्लिक करके इसको बैकवर्ड में भी लेके जा सकते हैं, यानी इसको छुपा भी सकते हैं, इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं। अब भाई इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी ये स्लाइड चलेगी तो आपकी ये स्लाइड चलने के साथ साथ आवाज़ भी आएगी। समझ आ रही है? ये तो तरीका है कि भाई पहले से अगर आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे तो फिर ही लगा सकेंगे, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक दूसरा तरीका भी है कि पावर पॉइंट में ही हम आवाज़ को रिकॉर्ड करें। समझ आई है बात? ये तो तरीका है ना सेपरेट के भाई अगर आवाज़ ना रिकॉर्ड हो पावर पॉइंट में तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए है कि सेपरेट साउंड रिकॉर्डर से आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हमारे पास साउंड रिकॉर्डर नहीं है तो पावर पॉइंट से ही हम कर सकते हैं, अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इंसर्ट की ऑप्शन कंप्लीट हो गई। अब हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के मतलब आप खूबी तौर पे समझ चुके होंगे कि पोर्ट्रेट में आप लोगों का जो पेज का साइज़ होता है वो टॉप टू बॉटम की जानब होता है, और जब आप लैंडस्केप करते हैं तो लेफ़्ट राइट होता है। इसी तरह ओरिएंटेशन आपकी पोर्ट्रेट है, और इसी तरह लैंडस्केप है। ठीक है, तो ये आपके सारे डिज़ाइन हैं, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था। तो सिंपली आप जिस एक डिज़ाइन पे 1 टाइम क्लिक कर देते हैं, वो सिंपली उसी तरह से वो डिज़ाइन आप लोगों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इजीली तरीके से कर सकेंगे। जस्ट 1 टाइम आपने क्लिक करना है, और मैंने ये भी बताया था कि भाई ये तो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा ना, जस्ट 1 टाइम क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप हर एक, और अगर 3-4 का डिज़ाइन अलहदा से भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कल मैंने समझाया था आपको बैकग्राउंड यहाँ से भी चेंज करने का तरीका। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आए, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जी टेक्सचर। तो यहाँ पे आप इजीली कोई भी टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो कोई भी आप लोगों को टेक्सचर अगर यूज़ करना है वो प्लेन में करना है। ठीक है, चेक बॉक्स में नहीं आपने करना, यानी कभी भी टेक्सचुअल वैल्यू के लिए आपने इस तरह का टेक्सचर यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी तहरीर वाज़िया नहीं आएगी। अगर वाज़िया लाना चाहते हो तो तहरीर का कलर आपको ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो इसमें आप और क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें आप तस्वीर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कोई भी तस्वीर आपके पास होगी, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कोई एक तस्वीर ले लेते हैं, और उस तस्वीर को गौर कीजिए हमने जस्ट क्लिक किया और वो तस्वीर जो है उसकी बैकग्राउंड पे आ गई। उसी की निस्बत को आगे लेकर क्लिप आर्ट की तरफ चलते हैं, और क्लिप आर्ट में अगर हम चाहते हैं कि भाई इसकी बैकग्राउंड पे ये तस्वीर आ जाए तो गौर कीजिए अब वो तस्वीर आ गई है। अब अगर हम ये सारा जो एरिया हमारे पास टेक्सचुअल वैल्यू है इसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कलर जो है वो लाइट करना पड़ेगा। समझ आई है बात? तो फिर ही हम इसको पढ़ सकेंगे ना। तो इसी तरह इसको आप लोगों ने लाजमी माइंड में जो है ना रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल में मैंने कल आपको समझाया था कि ग्रेडियंट में भी आप इसको कर सकते हैं।
गौर कीजिए, डिफरेंट इसमें कलर होंगे, आप इजीली इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी से वापस आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं वापस आ जाता हूँ जो जितना भी हमने काम किया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ। डिज़ाइन में हमारा सारा एरिया कंप्लीट हो गया। ये कलर वाला वही है जो हम पीछे कर चुके हैं होम में। ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन में हमारे पास जो फर्स्ट वाली है वो है फेड, वाइप, फ्लाई। कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। समझ आ रही है? तो इनको लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो हमारे पास जो एनिमेशन दी हुई हैं उनको मैं वन बाय वन करके चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए कि ये आपके पास एक दो और चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। और आपने कोई भी एनिमेशन चूज़ करनी है और एनिमेशन चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी, यानी जो अपालोज होता है वो किसी को दाद देने के लिए होता है कि जिसने अच्छा काम किया, वहाँ पे आपने लगानी है। हर स्लाइड पे आप ये वाला साउंड नहीं लगा सकते कि हर स्लाइड पे ही आप तालियां बजवा रहे हो। तो इसमें एक जो कॉमन वो आप ये लगा सकते हैं हर स्लाइड पे इस तरह की। ठीक है, जैसे ये एक सिंपल सी है। ठीक है ना, आप इतना हैमर को यूज़ कीजिएगा, इतना ड्रम को भी कम कीजिएगा। ठीक है, तो ये जैसे ब्रीज ये भी कुछ अच्छी है, और कॉइन की भी। ठीक है, कॉइन, ब्रीज, वाइंड, और उसके अलावा आप लोगों ने कायम करना है। ठीक है, अपालोज आपने जब किसी को दाद देनी हो, किसी स्लाइड में दाद देनी हो, वहाँ पे आपने ये साउंड जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, और एक बात आप लाजमी याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 स्पीड की उन्होंने मतलब ऑप्शन दी हुई हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो स्लो पे अगर आप करेंगे तो बड़े आराम से आपको स्लाइड जो है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अगर हमने अप्लाई टू ऑल किया है तो अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि हर स्लाइड पे स्पीड स्लो चूज हो गई है, हर स्लाइड पे ट्रांजिशन साउंड कायम जो है वो यूज हो गया है। समझ आ गई बात? तो कल मैंने आपको बताया था भाई कंट्रोल के बटन से आप लोग डिफरेंट, यानी पिछला लेक्चर सुनेंगे उसमें आपको सारी तफसील पता चल जाएगी। अब लास्ट पे हमारे पास बहुत अहम ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक। ऑन माउस क्लिक का क्या मतलब है? जब हम स्लाइड शो पे आते हैं, फ्रॉम बिगनिंग करेंगे, जब तक हम माउस से क्लिक नहीं करते हमारी स्लाइड आगे नहीं चलती। ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है उसका यूजेस हम करते हैं कि जब हम इसको डीसेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेकंड दे देते हैं, 3 सेकंड दे देते हैं, 4 सेकंड दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद जब हम स्लाइड शो पे आएंगे, फ्रॉम बिगनिंग करेंगे, तो अब हम माउस नहीं पकड़ कर रखेंगे। हर 4 सेकंड बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इजीली ऑटोमेटिक चलती जाएगी। आपको मतलब आगे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करना क्या था कि एनिमेशन पे आके ऑटोमेटिक किया और इसको हम करेंगे अप्लाई टू ऑल। अब अप्लाई टू ऑल हो गया क्योंकि हमने पहले नहीं था किया। ऐसा ही है, तो हम इसको चेक कर देते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और अब हम फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। और अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल देखते हैं कि भाई 4 सेकंड के बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड जा रही है। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? मैंने समझाया था कि भाई स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है, तहरीर को पढ़ना भी होता है। देखने वाले सुनने वाले बैठे होंगे तो उन्होंने उस तहरीर को में भी वो नोट भी करना हो, तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, अपनी जो स्लाइड है उसको आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्लाइड शो की। तो इसके लिए हम एक नया लेक्चर जो है वो उसको चूज़ करेंगे क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो आप लोगों के सामने रखूँगा और इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, स्लाइड शो वाली ऑप्शन को।